पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की एक और हफ्तावार वीडियो में आपको खुश आमदीद। इस हफ्ते के दौरान यानी 27 से लेके 31 मई 2024 के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में क्या सूरत हाल रही। इस हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ के हवाले से जो भी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। मार्केट में KSE 100 इंडेक्स की मूवमेंट क्या रही उसका भी अहाता किया जाएगा, और साथ साथ इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान के फॉरेक्स के जो रिजर्व्स हैं उसकी क्या सूरत हाल रही, डॉलर की क्या सूरत हाल रही, किस तरह की प्राइस मूवमेंट हमें देखने को मिली, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस में जो मूवमेंट रही उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद यही होता है कि स्टॉक मार्केट में एज एन इन्वेस्टर आपको बाखबर रखा जाए, क्योंकि अगर आप एक बाखबर इन्वेस्टर होंगे और अपने जितने भी डिसीजंस होंगे उनको जो कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिकली मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से फ्लोट की जाती है उसको देख कर अपने फैसले करेंगे तो आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। और इसके बरक्स अगर आप बग़ैर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के डिसीजंस लेंगे इमोशनल बेसिस पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो उसमें ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपसे गलत फैसले भी हो सकते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम वीकली न्यूज़ अपडेट्स देख लेते हैं, और इसमें आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चूँकि इस तरह की वीडियोस पे काफ़ी मेहनत होती है, बड़ी एफर्ट के साथ ये सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है फिर आपके सामने लाया जाता है, इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी इस तरह की वीडियोज़ हैं उसके हवाले से बर वक्त आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। अब जो पहली खबर है आज की वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड, ये वो कंपनी है जो कि पिछले काफ़ी अरसे से एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर थी, कोई इसकी सक्सेस नहीं हो रही थी, अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रही थी, और स्टॉक मार्केट में शेयर की जो ट्रेडिंग प्राइस थी वो भी काफ़ी नीचे आ गई थी। लेकिन अब ऐसे लगता है कि इनका सितारा जो कि एक लंबे अरसे से गर्दिश में था शायद दोबारा से चमकने को है, और कंपनी की बैक टू बैक अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। जो पहली खबर इन्होंने अपनी अनाउंसमेंट में बताई वो ये है कि किया की जो कमर्शियल गाड़ी है किया शेज़ोर, इसकी जो कमर्शियल प्रोडक्शन है उसको ये दोबारा से रिज्यूम कर रहे हैं, और ये 4 तारीख को इसकी लॉन्चिंग समनी होगी बाकायदा तौर पर। तो ऑब्वियसली ये एक बैक टू द रियल बिजनेस इनकी एक अच्छी अचीवमेंट कहलाएगी। और साथ साथ एक और ख़बर इस कंपनी ने ये भी दी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से भी इनका एक कंपनी है इको ग्रीन मोटर्स लिमिटेड, उसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, और इसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो ईवीज़ हैं यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसके हवाले से ये एक बड़े प्लेयर के तौर पर सामने आएंगे, एक फ्रंट रनर के तौर पर सामने आएंगे, तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। और हमने देखा कि जो प्राइस है शेयर की दीवान फारूक मोटर्स की वो भी काफ़ी तेज़ी से पिछले एक महीने में पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हुई है। अब जो दूसरी खबर है वो कुछ हद तक आप इसको नेगेटिव कह सकते हैं। लक्की कोर इंडस्ट्रीज़ और तारिक ग्लास लिमिटेड, ये दो कंपनीज हैं जिन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया था लक्की टीजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और मकसद ये था कि इसके ज़रिए ये एक बड़ी कैपेसिटी के हामिल फ्लोट ग्लास बनाएंगे। 1000 टन्स पर डे की इनकी टारगेट्स थे कि ये उन्होंने बनाने हैं अपने जॉइंट वेंचर कंपनी के ज़रिए। लेकिन पहले भी इन्होंने अनाउंसमेंट की थी, और आज अब दोबारा जो अनाउंसमेंट आई है वो यही है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है और जो इस वक्त मुल्क के मौजूदा हालात हैं वो साजगार नहीं है, इस वजह से इनका ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा था। तो अब जो इन्होंने इंजेक्शन की हुई थी फंड्स की तो वो वहाँ पे ज़ाया हो रहे थे इन अ वे, या वो यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहे थे। तो फिर जो टीजी जो इनका जॉइंट वेंचर है लकी टीजी, उसमें उसकी जो मीटिंग हुई उसमें ये फैसला किया गया कि अब लक्की कोर इंडस्ट्रीज़ और जो तारिक ग्लास लिमिटेड हैं ये अपने फ़ंड्स वहाँ से निकाल सकते हैं। अब ये फ़ंड्स अपने कैसे निकालेंगे? तारिक ग्लास के 49% इक्विटी है वहाँ पे, और 51% जो है वो लक्की कोर इंडस्ट्रीज़। तो परचेस यानी बायबैक होगा, तो जब बायबैक हो जाएगा तो उसके ज़रिए ये फिर इनको फंड्स अपने वापस मिल जाएंगे। तो इन अ वे पॉजिटिव भी आप इसको कह सकते हैं, आल दो कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आगे नहीं बढ़ सका एज ऑफ नाउ, और फ्यूचर की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। लेकिन वक्ती तौर पे ये है कि इसमें दोबारा लिक्विडिटी बेहतर हो जाएगी लकी कोर की भी और तारिक ग्लास की भी, यहाँ से जो बायबैक होगा उसके बाद। अब जो अगली खबर है वो पाकिस्तान केबल्स के हवाले से है। इस कंपनी ने कुछ अर्सा पहले अनाउंस किया था अपने सोलर इंस्टॉलेशंस के हवाले से, तो नूरियाबाद सिंध में जो इनका नया प्लांट है उसके ऊपर उन्होंने 2 मेगावाट के सोलर कैप्टिव जो सिस्टम है उसकी तनसीब का या उसकी कमीशनिंग का अमल मुकम्मल कर लिया है।
तो ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव है। बहुत सारी कंपनीज़ की वक्तन फ़वक्तन इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि वो अपने जो एनर्जी क्राइसिस से बचने के लिए और साथ साथ माहौल दोस्त जो ईंधन है उसको इस्तेमाल करने के लिए सोलर की तरफ या फिर विंड पावर के ऑप्शंस की तरफ जा रही हैं। तो ये जितना ज़्यादा इस साइड पे जाएंगी, इनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी कम होगी, और ओवरऑल जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनके सेटअप्स होंगे उसका मुल्क को भी फ़ायदा होगा। अब जो अगली खबर है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है फैसल बैंक के हवाले से। और फैसल बैंक के अंदर जो 66.7% शेयर होल्डिंग के जो मिल्कियत के हामिल है इतमार ग्रुप और इतमार बीएससी, तो उनकी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई। तो उसमें इस हवाले से एक अप्रूवल हुआ है कि इनके उस ग्रुप के जो कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी, तो उनको वो एक ग्रुप है जीएफएस फाइनेंशियल ग्रुप, तो उसको बेचने के का इरादा रखते हैं। तो उस हवाले से ऑलरेडी एक खबर ये भी है इजिप्ट के अंदर भी इस ग्रुप ने अपने एसेट्स बेचे हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी अब अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में शेयर प्राइस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हुई है पॉजिटिव डायरेक्शन में फैसल बैंक की। और अब ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो फैसल बैंक के अब इस ग्रुप के जो टोटल शेयर्स हैं उसका 75% वो इस ग्रुप को यानी कि जीएफएस फाइनेंशियल ग्रुप को बेचेंगे। अब ये ज़ाहिर है आगे जो भी अप्रूवल्स हैं, जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, उसके बाद ही ये सारा अमल होगा। लेकिन यहाँ पर ये क्लैरिटी है कि फैसल बैंक ने साथ साथ ये अपनी कमिटमेंट भी शो की है कि डिस्पाइट दिस फैक्ट के जो ग्रुप है वो अपने शेयर होल्डिंग यहाँ पे बड़ी नंबर की बेच रहा है, लेकिन फैसल बैंक पाकिस्तान में अपनी जो बैंकिंग की सर्विसेज हैं और अपनी जो ग्रोथ है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, जो उनकी एक्सपेंशन हो रही है और जो भी कोर उनका बिजनेस है उसको एज एज कंटिन्यू रखेंगे। तो अब जब भी इस तरह की मूवमेंट आती है तो उसमें शेयर की प्राइस में एक अच्छा इजाफा भी इसलिए भी होता है कि अब जब शेयर बिकता है तो किस प्राइस के ऊपर बिकेगा वो भी एक फैक्टर होता है। प्लस जो इजिप्ट में रिसेंट इनकी इस तरह की ट्रांजैक्शन हुई वो उसको भी पॉजिटिव लिया गया, तो उसके हिसाब से अब पाकिस्तान में भी हमने देखा कि फैसल बैंक के शेयर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट और एक अच्छा जंप हमें पिछले दिनों में देखने को मिला। अब इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि आने वाले वीक्स में इस हवाले से मज़ीद डिटेल सामने आएंगी, तो वी हैव टू कीप एन आई कि आगे चलकर मज़ीद ये जो भी प्रोसीडिंग्स हैं इसकी या जो भी इसमें फ़र्दर डेवलपमेंट्स होती हैं वो क्या रुख इख्तियार करती हैं। अब इसके बाद जो अगली ख़बर है वो नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड के हवाले से है। तो पाकिस्तान में एक एजेंसी है पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड। तो ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के हवाले से रेटिंग देती है कि वो अपनी सॉल्वेंसी के लिहाज से या अपने जो भी वाजिबात हैं उनको अदा करने के हवाले से करंटली किस पोजीशन पे। तो अब ये जो कंपनी नेशनल रिफाइनरी है इसकी जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रेटिंग है उसमें कुछ रिवीजन आई है, और लॉन्ग टर्म रेटिंग इनकी AA+ के बजाय AA हो गई है। तो थोड़ा सा उसमें गिरावट आप कह सकते हैं आई है, लेकिन AA इज स्टिल अ गुड रेटिंग। जबकि शॉर्ट टर्म में भी देखें तो A1+ से कम होकर इनकी A1 हुई है। दोनों जगहों पे आल दो कि आपको रेटिंग के अंदर थोड़ा सा नंबर नीचे नज़र आ रहा है इनका जो ग्रेड है, लेकिन इसके बावजूद जो इस AA को और A1 को हम कंसिडर करेंगे स्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसका मतलब है कि अपने क्रेडिट ऑब्लिगेशंस के हवाले से नेशनल रिफाइनरी इस वक्त भी एक मुस्तहकम पोजीशन पे बरकरार है। अब कुछ दीगर मिसलेनियस खबरें हैं उनको भी देख लेते हैं, जिसमें पहली खबर यह है कि जुलाई से मई का जो पीरियड है इसमें मुल्क के अंदर ट्रैक्टर्स की जो प्रोडक्शन में उसमें एक बड़ा इजाफा हुआ है 55% का। और इससे मिलती जुलती एक और ख़बर ये भी है कि मिलेट ट्रैक्टर ने भी अपनी जो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हैं इस पिछले कुछ अरसे में उसको भी सेलिब्रेट किया है। तो ये एक पॉजिटिव ख़बर है हमारे एग्रीकल्चर के लिए और हमारा जो ट्रैक्टर्स के हवाले से जो इंडस्ट्री है उसके लिए, और वो लोग जो कि मिलेट ट्रैक्टर, गाजी ट्रैक्टर या दीगर इस सेक्टर के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट की हुई हैं उनके लिए भी ये एक पॉजिटिव खबर है। दूसरी खबर सऊदी अरामको के हवाले से है कि पाकिस्तान में जैसे कुछ अर्सा पहले ये खबर आई थी गो पाकिस्तान, जिसके कुछ आपको इक्का दुक्का पेट्रोल पंप्स भी नज़र आते हैं रोड्स पे मुख्तलिफ शहरों में। तो उसके अंदर एक बड़ी 40% की शेयर होल्डिंग्स की एक्विजिशन का या परचेजिंग का उन्होंने ऐलान किया था। तो अब वो प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये रिटेल सेक्टर के अंदर सऊदी अरामको की पाकिस्तान में पहली बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो उन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया कामयाबी से। तो ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव है, विच मीन्स के वो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं
इस ख़राब सूरत हाल के अंदर भी तो उसको भी एक्सप्लोर करने के लिए और उसमें अपना पैसा डालने के लिए इतनी बड़ी कंपनी पाकिस्तान में आई है, विच मीन्स के ज़ाहिर है वो उन्होंने सारी ड्यू डिलिजेंस की होगी और उनको लगता है कि ये इकानमी वायबल है, तभी वो इतना पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं। और साथ साथ एक और ख़बर ये भी है कि मीज़ान बैंक की जो एक्सचेंज कंपनी है उसकी बाकायदा आगाज़ शुरू हो गया है। तो वैसे तो बहुत सारे बैंक्स हैं जिनको स्टेट बैंक की तरफ से अप्रूवल्स मिल चुके हैं अपनी अपनी एक्सचेंज कंपनीज़ के हवाले से। तो ये जो स्पेसिफिक ख़बर है वो मीज़ान बैंक की एक्सचेंज कंपनी, तो कराची में इन्होंने अपनी जो एक प्रॉपर आउटलेट भी बना दिया है। तो ये एक और पॉजिटिव डायरेक्शन में ख़बर है कि बैंक्स अब इस ये जो एक लेग है एक्सचेंज की, यहाँ से भी अच्छा पैसा बनाएंगे और सब्सिक्वेंटली जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी इसका फ़ायदा होगा। अब अगर हम रिजर्व्स की सूरत-हाल देखें तो कुछ अर्सा पहले हमें जो 1.1 बिलियन की ट्रांच मिली थी, तो उसकी वजह से हमारे जो रिजर्व्स थे ओवरऑल स्टेट बैंक के पास प्लस जो कमर्शियल बैंक्स के, तो वो अच्छा खासा ऊपर चले गए थे। 14.63 का हाई हमने देखा, लेकिन उसके बाद यूँ लगता है कि दोबारा से एक डिक्लाइन शुरू हो गया है। ज़ाहिर है डेट सर्विसिंग भी करनी होती है और हमारा जो जितना एक्सपोर्ट्स हैं या फिर जितने हमें रेमिटेंसेस आते हैं, तो इन दोनों के मुकाबले में जो हमारी इंपोर्ट्स होती हैं या जो हमने कर्ज़ों की अदायगी करनी होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये और करंट अकाउंट का डेफिसिट भी, आल्दो कि पिछले कुछ अरसे में आप उसको आर्टिफिशियली कहें या जैसे भी कहें, करंट अकाउंट सरप्लस भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद ओवरऑल देखा जाए तो हमारे रिजर्व्स कोई ऑर्गेनिक तरीके से स्ट्रॉन्ग या स्टेबल पोजीशन पे अभी भी नहीं है। तो अब आगे चल के आईएमएफ से मुज़ाकरात किस रुख जाते हैं, कब तक हमें अगला मुआहिदा होता है और पैसे आते हैं, वही उसके ऊपर ही प्रीडोमिनेंटली ये चीज़ डिपेंड कर रही है कि हमारे रिजर्व्स की सूरत हाल क्या होगी। अब अगर हम इस हफ्ते के दौरान डॉलर और पीकेआर के का मुवाजना करें तो 27 तारीख को वही फ्राइडे को 278 रुपये 30 पैसे पे क्लोजिंग हुई थी। 28 को तो छुट्टी थी। उसके बाद 29 को और 30 को आप देखें तो डॉलर की प्राइस में अच्छा खासा इजाफा हुआ, यानी कि 30 को आप देखें तो 278 रुपये 50 पैसे पे चला गया था, लेकिन आज यानी फ्राइडे को दोबारा से वो गिरावट आई है और पीकेआर मुस्तहकम हुआ है। 278 रुपये 33 पैसे पे क्लोजिंग हुई। तो कुल मिला के देखें तो इस हफ्ते की ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक सिर्फ 3 पैसे का फ़र्क ही हमें देखने को मिला, विच इज़ गुड। ब्रेंट क्रूड ऑयल की अगर पिछले एक महीने के दौरान प्राइस मूवमेंट देखें तो खुशाइंद बात यह है कि अभी भी जो पर बैरल प्राइस है वो 82 के आसपास ही हवर अराउंड कर रही है। कुछ दिन पहले ये 85 को भी टच कर गई थी, लेकिन अभी काफ़ी बेहतर पोजीशन है फॉर इंपोर्ट ओरिएंटेड इकानमी जिसने ऑयल को इंपोर्ट करना होता है। तो यूँ लगता है कि आने वाले कुछ अरसे में भी पाकिस्तान को ऑयल की प्राइसेस के हवाले से ऐसा कोई बड़ा चैलेंज दरपेश नहीं आएगा, अनलेस के कोई इसमें बड़ी सिग्निफिकेंट दोबारा से जंप आ जाए। तो ओवरऑल देखा जाए तो थिंग्स आर एट अ बेटर इन अ स्टेबल सिचुएशन। अब इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट हम इस हफ्ते के दौरान देखते हैं कि KSE 100 इंडेक्स में क्या मूवमेंट रही। तो अनफॉर्चुनेटली ये हफ्ता अच्छा नहीं रहा। KSE 100 इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहा और ऐसा सच कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रिगर भी नहीं था, कोई पुश भी नहीं था कि जो बहुत ज़्यादा इसको ऊपर लेके जाता। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ओपनिंग हुई थी 27 को, यानी कि मंडे को, वो तकरीबन 76,090 से ऊपर हुई थी और आज यानी फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई वो 75,878 पे हुई। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहरहाल आज के दिन जो कैंडल बनी और जितना आज के दिन एक पॉजिटिव मूवमेंट आई उसने काफ़ी सहारा दिया मार्केट को। यही वजह है कि बावजूद इसके कि 3 दिन में मुसलसल रेड कैंडल्स बनी और एक मौके पर जो इंडेक्स है KSE 100 इंडेक्स वो 74,500 के करीब आ गया था, लेकिन उसके बावजूद आज के दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई और आज अगर आप देखें तो जो ओपनिंग हुई थी वो तकरीबन 75,050 पे हुई थी और जो क्लोजिंग हुई वो 75,878 पे हुई। तो ओवरऑल आज के दिन जो पिछले 3 दिनों की नेगेटिविटी थी उसको काफ़ी हद तक कवर करने की कोशिश की इंडेक्स ने और एक बेहतर आज ओवरऑल मोमेंटम देखने को मिला। वॉल्यूम भी काफ़ी बेहतर थे पिछले 3 दिन के मुकाबले में अगर आज के दिन देखें तो यूँ हम कह सकते हैं कि बावजूद इसके कि मार्केट के अंदर इस वक्त कोई इतना ज़्यादा ख़ास ट्रिगर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम कहें कि बहुत ज़्यादा यकदम कोई बड़ी मूवमेंट आएगी, लेकिन एक सस्टेन किया हुआ है मार्केट ने अपने आप को 75,000 के आसपास और प्लस। चूँकि अभी जून का महीना है तो जून कल से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद फिर जुलाई से आगे दोबारा से रिज़ल्ट्स की बहार शुरू हो जाती है। तो वो भी एक अच्छा एक हमारे लिए पॉजिटिव सिनेरियो बनेगा। वहाँ पर जो
आपने पोजीशंस ऑलरेडी बनाई हैं, उस पे आप डिविडेंड के हवाले से भी गेमा गेमी देखेंगे। प्लस आईएमएफ के साथ आगे चल के बात कैसे चलती है, क्या इसमें डेवलपमेंट होती है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा मार्केट को ऊपर या फिर नीचे ले जाने में। तो लेट्स स्टे ट्यून्ड एंड होप फॉर द गुड। और आई होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई, जो खबरें आपके साथ शेयर की गई, ये आपके लिए यूज़फुल होंगी। कोई भी क्वेश्चन है या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।